एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां पहली क्लास के बच्चे हैं जो अ आ ई ई सीख रहे हैं, तीसरी क्लास के बच्चे हैं जो गुणा भाग के सवालों में उलझे हुए हैं और पांचवी क्लास के बच्चों को भारत के राज्यों के नाम याद करने हैं। और इन सभी को एक ही समय पर एक ही कमरे में सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। हम्म। ये कोई पुरानी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के भारत की जमीनी हकीकत है। देश में आज भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल वो इसी तरह चल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा? ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास शिक्षा मंत्रालय और यूडीएसआई प्लस के कुछ ताज़ा आंकड़े हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत के एक शिक्षक स्कूलों की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। सही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसका असर किन राज्यों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, उन लगभग 34 लाख बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा है, जिनकी सीखने की पूरी दुनिया सिर्फ एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। 1 लाख स्कूल, ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इसे जरा और समझने की कोशिश करते हैं। असल में कितने बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास इसका कोई अंदाजा है? अंदाजा नहीं, हमारे पास काफी सटीक आंकड़े हैं। इस एकेडमिक साल मतलब 2024-25 के लिए इन 1,04,125 स्कूलों में 33,76,769 बच्चे दाखिल हैं। 33 लाख से ज्यादा? जी, इसे हम लगभग 34 लाख कह सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसे सिर्फ एक बड़ी संख्या के तौर पर न देखें। ये 34 लाख अलग अलग कहानियां हैं, 34 लाख सपने हैं। ये भारत के कुल स्कूली बच्चों का शायद एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन ये संख्या अपने आप में ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक मिनट, मैंने जो सरकारी दस्तावेज देखे हैं उनमें ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई है। 2022-23 में यह आंकड़ा 1,18,190 था, जो अब घटकर 1,04,125 हो गया है। हाँ। लगभग 6% की कमी। क्या ये एक सकारात्मक संकेत नहीं है? हो सकता है कि जो भी उपाय किए जा रहे हों वे धीरे धीरे ही सही पर काम कर रहे हों। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और देखिए, किसी भी सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए। 6% कमी का मतलब है कि लगभग 14,000 स्कूल इस श्रेणी से बाहर निकले हैं। अच्छा। जो उन स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों के लिए यकीनन बहुत अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। जब 1 लाख से ज्यादा स्कूल अभी भी इस हालत में हैं, तो सवाल रफ्तार का है। रफ्तार का? जी, इस गति से अगर हम चलें तो इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने में हमें 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। क्या उन 34 लाख बच्चों के पास इतना वक्त है कि वे अपनी शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए 10 साल इंतजार करें? ये कमी एक मरहम की तरह है, जबकि जरूरत एक बड़े ऑपरेशन की है। ये तो बात को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। तो फिर ये समस्या कहाँ सबसे ज्यादा है? क्या ये पूरे देश में फैली हुई है या कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा गहरा है? आंकड़े एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाते हैं। अच्छा। जी, अगर हम सिर्फ स्कूलों की संख्या देखें तो आंध्र प्रदेश 12,912 स्कूलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य आते हैं। हम्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प आंकड़ा है जो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का है। रुकिए, तो मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एक शिक्षक स्कूल है, जी, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ सबसे ज्यादा बच्चे भी प्रभावित हों। ये तो काफी अलग बात है। इसका क्या मतलब निकलता है? बिल्कुल। और यही आंकड़ों की गहराई है। जब हम छात्रों की संख्या देखते हैं तो उत्तर प्रदेश 6,24,327 बच्चों के साथ सबसे ऊपर आ जाता है। 6 लाख से ज्यादा? सोचिए, 6 लाख से ज्यादा बच्चे अकेले यूपी में ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसके बाद झारखंड है, जहां 4,36,000 बच्चे हैं, और फिर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये पैटर्न हमें बताता है कि ये समस्या उन बड़े घनी आबादी वाले राज्यों के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा केंद्रित है, जहां या तो स्कूल छोटे हैं और दूर दराज के इलाकों में हैं, या फिर जहां शिक्षकों की नियुक्ति और पोस्टिंग का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। तो ये शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की जो शैक्षिक खाई है, उसे और भी गहरा कर रहा है। बिल्कुल। चलिए एक पल के लिए उस क्लासरूम के अंदर चलते हैं। उस टीचर की जगह खुद को रख कर देखते हैं। सुबह के 9 बजे हैं। आपके सामने पहली क्लास के बच्चे हैं जिन्हें क ख ग सिखाना है। तीसरी क्लास के बच्चे हैं जो भाग के सवाल हल नहीं कर पा रहे, और 5वीं क्लास के बच्चों को भारत का नक्शा समझाना है।
और ये सब एक ही वक्त पर हो रहा है। नामुमकिन है ये। और आपके ऊपर मिड डे मील का हिसाब रखने की भी जिम्मेदारी है और ब्लॉक ऑफिसर को भेजने वाली रिपोर्ट भी तैयार करनी है। अब कहाँ से शुरू करेंगी? ये तो किसी के लिए भी नामुमकिन काम लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये असल में सिस्टमैटिक फेलियर है, जहां एक इंसान के कंधों पर एक असंभव काम का बोझ डाल दिया गया है। सही बात है। और इसका नतीजा ये होता है कि सीखने सिखाने का समय यानी लर्निंग टाइम जो होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। अगर शिक्षक पहली क्लास पर ध्यान दे रहा है तो बाकी 4 क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। या तो वे शोर कर रहे हैं, या चुपचाप बैठे हैं, या फिर आपस में खेल रहे हैं। उनका सीखने का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसमें शिक्षक की कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है कि अच्छी शिक्षा देना नामुमकिन हो जाता है। और ये सिर्फ शिक्षकों की कमी की बात नहीं है। मैंने स्रोतों में गुजरात का एक उदाहरण देखा जो मुझे काफी चौंका गया। अच्छा। गुजरात को हम आमतौर पर एक विकसित और मॉडल राज्य के तौर पर देखते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे स्कूलों में 7,900 से ज्यादा क्लासरूम वो जर्जर हालत में है। 7,900? हाँ, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। अगर क्लास की छत टपक रही हो या बैठने के लिए सही बेंच तक ना हो, तो एक अकेला शिक्षक क्या कर लेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक अच्छा बुनियादी ढांचा सीखने के माहौल का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन इससे भी बड़ी एक कानूनी और नैतिक समस्या है। कानूनी? कैसे? ये पूरी स्थिति भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। यह कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि स्कूल कैसा होना चाहिए। आरटीई एक्ट का जिक्र तो आता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है इस मामले में? आरटीई एक्ट में साफ तौर पर छात्र शिक्षक अनुपात यानी प्यूपिल टीचर रेशियो की बात की गई है। अच्छा। प्राइमरी स्कूलों के लिए यह अनुपात 30.1 है। मतलब हर 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक। बिल्कुल। और ये 30.1 का अनुपात सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि कानून ये मानता है कि एक शिक्षक को हर बच्चे पर ध्यान देने, उसकी कमजोरियों को समझने और उसकी मदद करने के लिए समय चाहिए। जब एक ही शिक्षक 100 बच्चों और 5 अलग-अलग कक्षाओं को संभाल रहा हो, तो यह अनुपात 100.1 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। ये तो कानून का मजाक बनाने जैसा है। एक तरह से, हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने खुद ये स्वीकार किया है कि ये स्कूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। जब सिस्टम खुद मान रहा है कि समस्या है, तो ये सिर्फ प्रशासनिक कमी नहीं रह जाती, ये उन 34 लाख बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये स्थिति बनी कैसे? हम 21वीं सदी में हैं, टेक्नोलॉजी और विकास की बातें करते हैं, फिर भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल इस हाल में क्यों हैं? इस समस्या की जड़ कहाँ है? देखिए, इसके कई कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर साल हजारों शिक्षक रिटायर होते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ के तबादले होते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब इन खाली हुए पदों को समय पर भरा नहीं जाता। नई भर्तियों की प्रक्रिया या तो सालों तक शुरू ही नहीं होती, या फिर वो इतनी लंबी और कानूनी दांवपेच में फंसी होती है कि स्कूल शिक्षकों के बिना ही चलते रहते हैं। तो ये एक लीक होती बाल्टी की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ऊपर से थोड़ा पानी डाल रहे हैं, मतलब कुछ सुधार करके, लेकिन नीचे से पानी यानी रिटायर हो रहे शिक्षक ज्यादा तेजी से निकल रहा है। जब तक आप उस लीक को यानी भर्तियों की कमी को ठीक नहीं करेंगे, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो सरकार इस लीक होती बाल्टी को ठीक करने के लिए क्या कर रही है? क्या कोई समाधान सोचा गया है? स्रोतों से पता चलता है कि कुछ प्रस्ताव है, जैसे स्कूलों को मिला देना। ये क्या है? हाँ, सरकार के पास कुछ समाधान हैं जिन पर काम चल रहा है। पहला, जैसा आपने कहा, स्कूलों का विलय यानी मर्जर। इसका मतलब है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, उन्हें बंद करके वहां के बच्चों और शिक्षकों को पास के किसी बड़े स्कूल में भेज दिया जाए। अच्छा। दूसरा उपाय यह है कि जिन स्कूलों में कोई छात्र नहीं है लेकिन शिक्षक तैनात हैं, जिन्हें जीरो एनरोलमेंट स्कूल कहते हैं, वहां के शिक्षकों को इन एक शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाए। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों की इष्टतम उपलब्धता यानी उनका सही से इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। सुनने में तो ये काफी तार्किक लगता है। अगर एक स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे हैं, तो उन्हें पास के 100 बच्चों वाले स्कूल में भेजना ज्यादा कारगर हो सकता है। लेकिन क्या जमीन पर इसे लागू करना इतना आसान है? कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। स्कूलों को मर्ज करने का सीधा मतलब है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां आने जाने के साधन सीमित हैं, 2-3 किलोमीटर की बढ़ी हुई दूरी भी बहुत बड़ी बात है।
इससे उन बच्चों, खासकर लड़कियों के स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। कई माता-पिता सुरक्षा कारणों से अपनी बेटियों को दूर के स्कूल भेजने से हिचकिचाते हैं। तो हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में एक और बड़ी समस्या यानी ड्रॉप आउट रेट को बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। यानी एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। इसीलिए इन उपायों को एक तरह का बैंडेड समाधान कहा जा सकता है। एक अस्थायी उपाय। जी, ये कुछ समय के लिए कुछ जगहों पर शायद काम कर जाएं, लेकिन ये ऐसा है जैसे आपके घर की छत में एक बड़ा सुराख हो और आप एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बजाय छत की मरम्मत करने के। शिक्षकों की कमी की जो मूल समस्या है, उसकी असली मरम्मत है बड़े पैमाने पर, समय पर और पारदर्शी तरीके से नई भर्तियां करना। सही बात है। जब तक आप सिस्टम में नए और योग्य शिक्षक नहीं लाएंगे, तब तक आप सिर्फ मौजूदा शिक्षकों को यहां से वहां भेजकर समस्या को एक जगह से दूसरी जगह ही शिफ्ट करते रहेंगे, उसे जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं और इसका सीधा असर 34 लाख बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि ये समस्या न सिर्फ कुछ राज्यों में विकराल रूप ले चुकी है, बल्कि ये देश के शिक्षा के अधिकार कानून की आत्मा के भी खिलाफ है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये एक पीढ़ी की कहानी है। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनकी सीखने की नींव शायद उतनी मजबूत नहीं बन पा रही है जितनी बननी चाहिए थी। जब एक बच्चे को शुरुआती सालों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, ये देश की भविष्य की वर्कफोर्स की नींव है। सही। अगर 34 लाख बच्चों की नींव ही कमजोर रह गई, तो हम स्किल्ड इंडिया जैसे अभियानों की सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये समस्या आज की शिक्षा को ही नहीं, बल्कि 20 साल बाद की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। जब भी हम देश के भविष्य की बात करते हैं, तो अक्सर बड़ी-बड़ी योजनाओं, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होता है। लेकिन आज की चर्चा के बाद ये सोचने की जरूरत है कि देश का असली भविष्य उन 1 लाख से ज्यादा क्लासरूम में तय नहीं हो रहा है, जहां एक अकेला शिक्षक ज्ञान की लौ जलाए रखने की एक नामुमकिन सी कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा है, तो हम उस एक शिक्षक को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं?